Hello everyone, welcome you all in EduGrown classes. Myself Roshni Gautam, your business study teacher. हम चैप्टर 8 कर रहे थे. फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ पोर्शन कंप्लीट किया. नेक्स्ट जो भी पोर्शन रह गया है, जो भी टॉपिक रह गया, हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके तो आपने अगर उस वीडियो को वॉच नहीं किया है, वो क्लासेस नहीं लगाए, तो उसको पहले वॉच कीजिए, जाके देखिए. अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके और आज हम फर्दर उसके जो भी टॉपिक्स रह गए थे चैप्टर 8 सोर्स ऑफ फाइनेंस का, वो हम कवर करेंगे. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ओके मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रीवियस वीडियो में कि आप मॉर्टगेज के मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. ओके तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉर्टगेज होता क्या है. मॉर्टगेज इज यूजली अ लोन सैंक्शन अगेंस्ट अ इमूवेबल एसेट्स. देखिए कि मॉर्टगेज वो होता है कि इसके अगेंस्ट, मतलब कोई भी अगर लोन दे रहा है, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी बैंक हो गया, अगर वो लोन दे रहा है तो वो मॉर्टगेज इशू करेगा. मतलब कि जो अगर ए ले रहा है, अगर उसके पास कोई भी एसेट है तो वो पहले इशू कराएगा बैंक को, और जिससे वो लोन ले रहा है कंपनी या बैंक्स, उसके अगेंस्ट, जो एसेट के अगेंस्ट जो कंपनी और बैंक इसको लोन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. इन केस अगर इन फ्यूचर अगर ये ए पे नहीं कर पाता है जो भी लोन, तो बैंक और कंपनी इस एसेट को सेल करके अपने लोन्स को रिकवर करा लेंगे. तो समझ आया. मैं फिर से आपको समझाती हूँ. मॉर्टगेज वो चीज होती है कि अगर कोई भी कंपनी जो लोन लिया है उसने अपना रिकवर नहीं कर पाया, उसने लोन को रिकवर नहीं कर पाया, तो उस एसेट जो भी मॉर्टगेज रखा हुआ है उस एसेट को बैंक या जिसने लोन दिया है उसको बेच के वो अपने लोन को रिकवर कर लेगा. वो होता है मॉर्टगेज. ओके इसका मीनिंग भी देखते. द लेंडर, जो भी लेंडर है, कीप द एसेट एज अ कोलेट्रल अंटिल द बोरोअर रीपे द टोटल. मतलब जो लेंडर जो लोन दे रहा है वो कीप अपने पास रखेगा उस एसेट को जब तक वो अपना जो लोन लिया था उसको रीपे नहीं कर देता. ठीक है. और इन केस अगर रीपे नहीं कर पाता तो वो उस एसेट को बेच के अपना लोन रिकवर कर लेगा. ठीक है. इसका मीनिंग है मॉर्टगेज. इसको चार्ज भी बोलते हैं. ठीक है. मॉर्टगेज, कोलेट्रल, चार्ज, इसका सेम मीनिंग है. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा कि ये जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप पे दो डिवाइडेड है. एक है ऑनर्स फंड्स एंड एक है बोरोअर्स फंड्स. ऑनर्स फंड्स में हमने इक्विटी शेयर्स पढ़ाया और रिटेन शेयर पढ़ाया और प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर्स हमने पढ़ाई की. ठीक है. ये चीजों आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो करके देख सकते हैं. ओके हमने ऑनर शेयर में देखा. आज हम बोरोअर्स फंड्स देखेंगे. उसमें हम डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, कॉमर्शियल पेपर, ये सारे को हम आज डिटेल में इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं. मैं आपको बिल्कुल डिटेल में स्टडी कराऊंगी. आप अच्छे से, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट पे देखिए और आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवेंचर. देखिए हम डिवेंचर के बारे में पढ़ते हैं. चलिए फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि डिवेंचर्स क्या है. डिवेंचर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं. डिवेंचर आर द इम्पॉर्टेंट डेब्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रेजिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस. डिवेंचर वो डेब्ट सोर्स होता है, वो लोन रेज करने का या फंड रेज करने का होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए. एक हमने शॉर्ट टर्म पढ़ा था और हमने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंस बोरो करना है उसे हम डिवेंचर कहेंगे. ठीक है. डिवेंचर और क्या होता है, चलिए देखिए. डिवेंचर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
मतलब अगर कोई कंपनी डिवेंचर बोरो करता है, बोरोअर आपको पता है कि डिवेंचर बोरोअर में आता है, तो अगर कोई कंपनी डिवेंचर बोरो करता है तो वो कंपनी जो जिससे बोरो किया गया है उसको फिक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिवेंचर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर एवरी 6 मंथ और 1 ईयर। मतलब जो भी फिक्स डेट है उसके अकॉर्डिंग वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। ओके, दे आर आल्सो लाइक अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर में हमने क्या पढ़ा था कि ये ऑनर्स होती हैं कंपनी में। मतलब अगर कोई कंपनी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बाय करती है तो वो अपने कंपनी का ओनरशिप देती है जिससे बाय किया गया है। लेकिन इन केस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर में क्या होता है कि वो डिवेंचर बोरो करने वाले जो भी करते हैं वो क्रेडिटर माना जाते हैं। मतलब जो देते हैं कंपनीज को वो क्रेडिटर बोलते हैं उसको। ठीक है, लाइक देखिए, अगर ए है, बी है, बी ने लोन लिया या फंड लिया, ए ने बी से फंड लिया, तो जो बी होगा वो क्रेडिटर होगा ए का। ठीक है, तो और ए इसको फिक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा जो भी स्पेसिफिक पीरियड है। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट है सिक्योर। सिक्योर में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि मॉर्टगेज होता है। मॉर्टगेज मतलब कि अगर कोई कंपनी दे रही है लोन तो उसके अगेंस्ट मॉर्टगेज इशू करेगी, उसकी एसेट को अपने पास रखेगी, तो वो क्या होता है, सिक्योर। मतलब उसके पास सिक्योरिटी है कि अगर जिसको उसने दिया है, जिस कंपनी को उसने लोन दिया है, इन केस में वो डिफॉल्ट कर देता है तो इसकी एसेट को बेच के वो अपना जो लोन रिपे कर लेगा। तो क्या हो गया, अगर मॉर्टगेज होता है, लेता है, तो वो हो गया सिक्योर। एंड अनसिक्योर क्या हो गया, अगर मॉर्टगेज नहीं रखता, मतलब कोलेक्टल्स नहीं रखता, तो वो हो गया अनसिक्योर। ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट उसके पास इनसिक्योरिटी है कि इन केस अगर जिस कंपनी को उसने लोन दिया है अगर उसने डिफॉल्ट कर जाता है इन फ्यूचर में, तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो उसका पैसा अब उसके पास वापस आए। ठीक है, सिक्योर समझ आ गया, अनसिक्योर समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स। फिर देखते हैं थर्ड जो है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल देखिए, अगर क्रेडिटर से अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, होता है ऑनर्स ऑफ कंपनी, मतलब वो डिवेंचर से इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कन्वर्टेबल बोलेंगे। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो क्रेडिटर ही है, वो इक्विटी और ऑनर नहीं बनता है किसी का, तो वो हो गया नॉन कन्वर्टेबल। और कन्वर्टेबल हो गया कि अगर उसने अपने डिवेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में, और वो किसी कंपनी जिसको उसने लोन दिया है उसका ऑनरशिप ले लेता है, तो उसको कन्वर्टेबल बोलेंगे। ठीक है, रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या है, डिवेंचर अगर जो भी उसने लोन दिया है, बी कंपनी ने ए कंपनी को लोन दिया है, तो ए कंपनी एट फिक्स टाइम पर अगर वो रिटर्न करेगा तो वो रिडीमेबल होगा। अगर अगेंस्ट इररिमेडेबल, अगर वो फिक्स पॉइंट पे नहीं देता तो इररिमेडेबल होगा। ठीक है, समझ आया। आप फिर से देखिए, सिक्योर कौन सा होता है, सिक्योर डिवेंचर वो होता है जिसके अगेंस्ट मॉर्टगेज रखा जाता है, कोलेक्ट्रल रखा जाता है, उसको सिक्योर बोलेंगे। अनसिक्योर मतलब कोई मॉर्टगेज, कोई चार्ज नहीं रखा जाता, कोई कोलेक्ट्रल नहीं रखा जाता, लोन्स के अगेंस्ट एसेट नहीं रखी जाती, तो उसको क्या बोले, अनसिक्योर। कन्वर्टेबल, अगर कोई क्रेडिटर से
डिवेंचर से अगर वो ऑनरशिप ऑफ कंपनी, किसी के ऑनरशिप मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बाय कर लेता है, तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्टेबल, की वो डिवेंचर से क्रेडिटर से ऑनरशिप में कन्वर्ट हो गया। नॉन कन्वर्टेबल वो होगा कि अगर वो किसी क्रेडिटर है तो क्रेडिटर ही रहेगा, वो किसी कंपनी का ऑनर्स नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। रिडीमेबल क्या होता है कि अगर जो भी लोन अमाउंट है अगर फिक्स डेट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दिया जाएगा, एट जो टाइम डिसाइड किया गया उस पे दिया जाएगा, तो रिडीमेबल होता है। इरिमेडेबल होता है कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कोई डिसाइडेड डेट नहीं है, एट द ऑप्शन ऑफ डेबिटर उसके पे दिया जाएगा, तो इरिमेडेबल होगा। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब डिवेंचर की मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, देखिए मेरिट्स क्या है। मेरिट्स देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इज सेफ। क्यों? क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो सेफ होगा। देखिए कैसे देखते हैं, डिवेंचर आर प्रेफर्ड बाय दोज इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क और इंटरेस्टेड इन फिक्स इनकम। मतलब डिवेंचर उन लोगों के लिए है जो फिक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं और जो रिस्क वेयर नहीं है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उसके लिए डिवेंचर जो है सेफ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। सेकंड पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, मॉर्टगेज। मतलब डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट एंड नो कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। मतलब कि अगर डिवेंचर कोई भी इशू करता है तो उस अगर देखिए ए है और बी है, अगर बी ने ए को लोन दिया तो बी सिर्फ वो क्रेडिटर बनेगा। वो उसके पास ना वोटिंग राइट होगी, बी के पास ना वोटिंग राइट होगी, ना ही मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में पावर होगा। ठीक है, कंट्रोल समझ आ गया। लेस कॉस्टली, लेस कॉस्टली थर्ड पॉइंट है। डिवेंचर आर लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू विद द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि ये प्रेफरेंस शेयर का लिमिटेशन था, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा कॉस्टली होता है डिवेंचर से, तो डिवेंचर आर लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर। इसमें फोर्थ है टैक्स सेविंग। मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर में बताया था इसका लिमिटेशन में कि अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर बाय करती है तो वो टैक्स सेव नहीं कर पाएगी, वो उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो टैक्स सेविंग, अगर कोई मतलब कंट्री डिवेंचर बाय करती है तो उसको टैक्स में डिडक्शन मिलेगा, वो टैक्स सेव कर पाएगा। ठीक है, फर्स्ट समझ आ गया। इन्वेस्टमेंट इज सेफ, सेफ होता है। अगर डिवेंचर कोई बाय करता है कि कोई भी सेल करता है डिवेंचर तो उसके लिए सेफ है, क्योंकि फिक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। कंट्रोल, बट देखिए जो डिवेंचर होल्डर होता है उसको कोई भी वोटिंग राइट और डिसीजन मेकिंग राइट नहीं मिलता। ठीक है, लेस कॉस्टली, जो डिवेंचर है वो लेस कॉस्टली है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर। अगर डिवेंचर इशू किया जाता है तो उस पे टैक्स सेविंग होती है, टैक्स में डिडक्शन मिलता है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट था। अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट है फिक्स ऑब्लिगेशन। फिक्स ऑब्लिगेशन क्या है? दिस इज अ ग्रेटर रिस्क व्हेन देयर इज अ नो अर्निंग बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज टू बी पेड इफ द कंपनी सफर लॉसेस। मतलब देखिए ये बहुत रिस्क है, क्योंकि अगर कंपनी इन फ्यूचर लॉस में चली जाती है तो वो जो रेट ऑफ रिटर्न्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको पे नहीं कर पाएगी, तो वो है सफर में लॉस पाया जाएगा। ठीक है, चार्ज ऑन एसेट क्या है? कंपनी हैज टू बी मेंटेन इट्स एसेट टू इशू सिक्योर डिवेंचर। मतलब कि मॉर्टगेज ये देना पड़ता है। अगर मैंने आपको सिक्योर में बताया था, सिक्योर डिवेंचर होता है कि उनको मॉर्टगेज कोलेट्रल डिपॉजिट करानी पड़ती है अगेंस्ट द लोन। ठीक है, तो
इसका डीमेरिट क्या है कि चार्ज ऑन एसिड्स, मॉर्गेज लगता है एसिड्स पे। रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी, विद द न्यू इशू ऑफ डिवेंचर द कंपनी कैपेबिलिटी टू फर्दर बोरो फंड्स रिड्यूस, मीन्स रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी कि अगर डिवेंचर वो बाय करती है तो न्यू बाय कर लिया, किसी कंपनी ने न्यू डिवेंचर्स बाय कर लिया, तो फ्यूचर उसको, अगर फ्यूचर में अब उसको और बाय करने हैं फंड्स, तो उसके पास मतलब उसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं होता कि वो फ्यूचर में बाय कर सकते, तो क्रेडिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी इन केस अगर वो न्यू डिवेंचर बाय करता है। ठीक है, मेरिट समझ आ गया, लिमिटेशन समझ आ गए। इसको आप अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट पे सुन लीजिएगा। ठीक है, हम नए देखते हैं। आप डिवेंचर समझ आ गया। जो डिवेंचर है, डिवेंचर में क्या होता है कि वो क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर, अगर किसी ने किसी कंपनी को डिवेंचर इशू किया तो वो क्रेडिटर होगा, ना कि ऑनर्स हो, ऑनरशिप होगी उसकी कंपनी में। और एक डीमेरिट है कि उसको ऑनरशिप नहीं मिलेगा, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिलेगी, वोटिंग पावर नहीं मिलेगी। और एक बेनिफिट ये है कि उसको फिक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जो पीपल रिस्क टेकर नहीं है तो उनके लिए डिवेंचर जो है वो फायदेमंद है। ठीक है, तो इसके मेरिट्स डिमेरिट्स हमने पढ़ लिया, और अगर आपको समझ में आया तो फिर से रिपीट पे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि शेयर एंड डिवेंचर में डिफरेंस क्या है। शेयर को भी लोन देता है और डिवेंचर भी देता है, बट फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं शेयर्स एंड डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस है। दोनों लोन रेज करता है, बट इन दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द शेयर्स आर द ओन फंड्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो शेयर है ओन फंड्स है। मैंने बताया था कि ओनरशिप, अगर शेयर इशू होती है तो कोई कंपनी का ओनरशिप लेता है, बट अगर डिबेंचर इशू होती है तो बोरोअर फंड्स में आता है। ठीक है, बोरोअर और ओन्स फंड्स, समझ आ गया। शेयर रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो शेयर्स हैं वो कैपिटल ऑफ द कंपनी होता है, बट अदर हैंड डिवेंचर रिप्रेजेंट डेट ऑफ द कंपनी, मतलब उसके पास अगर वो शेयर, कोई कंपनी शेयर लेता है, इशू करता है, तो वो उसके पास एज अ कैपिटल होगा, बट इन केस वो डिवेंचर इशू करता है तो वो डेट ऑफ द कंपनी होगा, मतलब कि उसको डेट में जाना पड़ेगा, उसके पास कैपिटल नहीं है कि वो फर्दर किसी और को सेल करके उससे अर्न कर सके। बट इन केस ऑफ अगर वो शेयर इशू करता है तो किसी और को शेयर सेल करके उससे कैपिटल, उससे फंड रेज कर सकता है। समझ आया? ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। होल्डर ऑफ द शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर। अगर कोई शेयर होल्ड कर रहा है तो उसे हम शेयर होल्डर बोलेंगे। अगर कोई डिवेंचर होल्ड कर रहा है तो उसे डिवेंचर होल्डर बोलेंगे। समझ आया? ओके, फिर देखिए, शेयर होल्डर आर नोन ऑनर ऑफ द कंपनी, ऑनरशिप गेन करेगा। और डिवेंचर अगर दूसरे देखें तो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होगा। शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड एज रिटर्न्स, मतलब डिविडेंड्स, वो शेयर जो होल्डर होता है, जो शेयर होल्ड करता है, उसको डिविडेंड मिलता है, उसके प्रॉफिट से, उस कंपनी की प्रॉफिट में शेयर होती है। बट इन केस ऑफ डिवेंचर इशू करता है तो उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो ही उसको रिटर्न्स मिलेगी। अगर इन केस में कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। इन केस ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट कैन बी पेड डिवेंचर होल्डर इवन देयर इज अ नो प्रॉफिट, मतलब अगर उस कंपनी में लॉस हो जाता है तो भी उसको फिक्स अमाउंट ऑफ
इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया। आगे मूव करें हम। शेयर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, आप वहां जाके मुझे देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। मतलब टू टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। डिवेंचर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री हेड्स। सिक्योर अभी मैंने बताया, अनसिक्योर भी होता है, कन्वर्टेबल मैंने बताया, नॉन कन्वर्टेबल भी होता है, रजिस्टर्ड एंड बेयरर डिवेंचर। ठीक है, इतने टाइप्स के डिवेंचर्स होते हैं। बट जो शेयर होता है टू टाइप्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फिर देखते हैं शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल। अगर किसी पास शेयर्स हैं तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी में, बट इन केस डिवेंचर होगा तो वो क्रेडिटर से ऑनर्स में कन्वर्ट, ऑनर ऑफ द कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, द होल्डर ऑफ शेयर हैव वोटिंग राइट्स। जो शेयर्स बाय करता है उसके पास वोटिंग राइट होती है। और अदर हैंड डिवेंचर जो है, अगर कोई कंपनी डिवेंचर लेती है, डिवेंचर होल्डर जो होता है उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, नो ट्रस्ट डीड टू एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ शेयर। मतलब ट्रस्ट डीड क्या है? ट्रस्ट डीड एक डॉक्यूमेंट्स होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता इन केस ऑफ शेयर्स, बट इन केस ऑफ डिवेंचर उसको ट्रस्ट डीड एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ट्रस्ट डीड है एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कुछ भी हम लोन ले सकते हैं। तो आपको शेयर्स एंड डिवेंचर में समझ आया। मैं कुछ पॉइंट्स रिपीट करती हूँ। देखिए, अगर कोई कंपनी कोई शेयर होल्डर है तो उसको उस कंपनी में वोटिंग राइट है, डिसीजन मेकिंग राइट है। बट डिवेंचर में अगर कोई डिवेंचर होल्डर है उसको सिर्फ फिक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ना उसको वोटिंग राइट मिलेगा और ना ही उसको कोई डिसीजन मेकिंग पावर होगी। बट जो शेयर है वो रिस्क टेकर लोग शेयर बाय करते हैं, लेकिन डिवेंचर जो होता है वो रिस्क लवर, जो रिस्क अवेटर मतलब जो रिस्क नहीं लेते वो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था शेयर्स एंड डिवेंचर्स में। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार अपने वॉलपेपर पे लगाइए और बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। पब्लिक डिपॉजिट है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। देखिए, पहले रीड कीजिए। द डिपॉजिट दैट रेज्ड बाय द कंपनी डायरेक्ट फ्रॉम द पब्लिक नॉन एज पब्लिक डिपॉजिट। अगर कोई कंपनी को फंड रेज करना है तो वो डायरेक्ट पब्लिक, जो कॉमन पीपल होते हैं, पब्लिक होते हैं, पीपल होते हैं, कॉमन पीपल हो गए, उनसे फंड्स रेज करती है तो उसे पब्लिक डिपॉजिट करते हैं। सिंपल वे में अगर कोई कंपनी पब्लिक से फंड्स रेज कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। बट इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ऑफर ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट। जो अगर कोई पीपल अपना डिपॉजिट करता है बैंक में और अगर दूसरी तरफ देखे अगर कोई पब्लिक डिपॉजिट में करता है तो जो कंपनी अगर पब्लिक डिपॉजिट लेती है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा एज कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट में। ठीक है, बैंक डिपॉजिट से पब्लिक डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। ठीक है, कैसे है? This is regulated by RBI and cannot exceed 25 share of capital and reserves। ये RBI कंट्रोल करता है, बट एक कंडीशन क्या है कि 25 से अबव जो होगा वो शेयर्स एंड रिजर्व्स नहीं होने चाहिए, मतलब 25% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट के मेरिट्स क्या हैं। No charge on assets means the company does not have to be a mortgage its asset। मैंने mortgage बताया आपको,
तो अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लेती है तो उसको कोई मॉर्टगेज इशू नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स सेविंग, अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लेती है तो उसको टैक्स सेविंग मतलब टैक्स डिडक्शन में हेल्प मिलेगा। देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इट टैक्स डिडक्टेड, हैंस देयर इज अ टैक्स सेविंग। अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लेती है तो उसको टैक्स सेविंग हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है, तो टैक्स सेविंग होगा। सिंपल प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग द पब्लिक डिपॉजिट इज सिंपलियर देन शेयर एंड डिवेंचर। अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से फंड्स रेज करती है तो उसका प्रोसीजर जो भी होता है, स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल क्या है? दे डू नॉट हैव राइट वोटिंग राइट, देयरफॉर कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज डाइल्यूटेड। मतलब अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लेती है तो उसको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा और कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिलेगी। समझ आ गया? मतलब पब्लिक डिपॉजिट की मेरिट्स क्या है? कोई एसेट चार्ज नहीं होगा, कोई मॉर्टगेज नहीं रखना पड़ेगा, टैक्स सेविंग में टैक्स डिडक्शन में हेल्पफुल मिलेगा। सिंपल प्रोसीजर, जो बहुत सिंपलेस्ट प्रोसीजर है पब्लिक डिपॉजिट को फंड्स रेज करने का। और कंट्रोल मतलब कोई कंपनी अगर पब्लिक डिपॉजिट लेती है तो उसको अपने कंपनी में कोई भी डिसीजन मेकिंग एंड वोटिंग पावर नहीं देगा, ठीक है। समझ आ गया? अब हम लिमिटेशन पे चले। लिमिटेशंस क्या है? फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मतलब जो पब्लिक डिपॉजिट है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। द मैच्योरिटी इज पीरियड इज शॉर्ट, द कंपनी कैन नॉट डिपेंड ऑन देम ऑन लॉन्ग टर्म। मतलब जो मैच्योरिटी उनका पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, लॉन्ग नहीं होता। लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड फंड्स क्या है? क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज लिमिटेड बिकॉज द लीगल रिस्ट्रिक्शंस इज 25 शेयर्स ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। हमने ऊपर देखा कि एक लिमिटेशंस है कि आपने 25% शेयर ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व भी इशू करने, उसके एक्सीड उससे अबव नहीं करने, ठीक है। तो लिमिटेड फंड हो गया। नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनी, मतलब कि अगर कोई न्यू मार्केट में कोई कंपनी न्यू आई है मार्केट में तो वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म है फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं है। समझ आ गया? पब्लिक डिपॉजिट सिंपल वे में क्या है कि अगर कोई कंपनी पब्लिक से फंड्स रेज करती है तो उसे पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। और इसका मेरिट्स और लिमिटेशंस अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? चलिए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कमर्शियल बैंक। अगर कोई कंपनी अपना फंड्स रेज करती है तो वो उससे भी कर सकती है कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक्स हो गए, आरबीआई, आईडीबीआई, एसबीआई हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, ये सारे क्या हुए? कमर्शियल बैंक। Commercial banks give loan and advantage to business in the form of cash credits, overdraft loan, discount of bill। देखिए, अगर कोई कंपनी अपनी फंड रेज करती है बैंक्स के थ्रू, अगर कोई भी कंपनी कमर्शियल बैंक अपने जो आरबीआई के अंडर जो बैंक्स हैं उससे कंपनी अपने फंड्स रेज करती हैं तो उसे क्या बोलेंगे? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक कैसे कैसे देती है? कैश क्रेडिट के थ्रू, ओवरड्राफ्ट लोन, एक ड्राफ्ट बना के देती है कि आप ये ड्राफ्ट ले लीजिए, इसके अगेंस्ट वो अपना लोन ले सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ बिल, बिल एक डिस्काउंट करती है, वो भी ऐसे ड्राफ्ट बना के दे देती है बैंक और उससे वो जो भी लोन है, लोन जो लेगा, जो कंपनी लोन लेगी वो इसको दे के और ले सकती है। अपने जो भी रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, कुछ भी खरीदने हैं तो ये सब ये ड्राफ्ट और ये बिल को पे करके और वो अपने जो
जो भी कंपनी का जो भी चीज़ें खरीदनी है वो खरीद सकती हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है, बैंक जो है वो डिस्काउंट ऑफ बिल और ओवरड्राफ्ट बना के देती हैं, ठीक है, कि इसके थ्रू आप लोग अपने जो भी एसेट्स हैं अपने कंपनी में वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल को बाय कर सकते हैं, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कमर्शियल बैंक कोई लोन देती है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है कि आपने इतना अपना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मुझे उस बैंक को देना है, ठीक है। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स देखते हैं। टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स कमर्शियल बैंक प्रोवाइड टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बिजनेस, मतलब कि कोई कभी भी किसी को जरूरत होगी तो कमर्शियल बैंक उसको प्रोवाइड कराएगा लोन, ठीक है। सेकंड है सिक्रेसी, सिक्रेसी इज मेंटेन अबाउट द लोन टेकन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, मतलब कि अगर कोई कंपनी कमर्शियल बैंक से कोई भी फंड रेज करती है तो वो उसके कुछ भी डिटेल्स हैं वो बैंक लीक नहीं करेगा, सिक्योर होगा वो कि मेरे जो भी डिटेल्स है मेरी कंपनी की वो लीक नहीं होगी, ठीक है, समझ आया। थर्ड है easier source of fund, there is a easier source of fund, there is a no need to issue the prospectus for raising the funds, मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक अगर लोन देगी तो वो अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में। नॉर्मली अगर किसी कंपनी को फंड लेना है तो वो कमर्शियल बैंक अपने जो भी बैंक्स है जो आरबीआई के अंडर बैंक्स आते हैं अंडर आरबीआई, तो जाएगी कमर्शियल बैंक को और बोलेगी कि आप मुझे इतना फंड्स दीजिए और वो फंड कमर्शियल बैंक वो फंड दे देती है, ठीक है। उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस कोई भी मतलब डिटेल बना के एक स्ट्रक्चर बना के कमर्शियल बैंक को न्यूज़पेपर या मैगजीन में डालना नहीं होता, ठीक है। तो इजली सोर्स ऑफ फंड है। एक क्या है टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि जब भी जरूरत हो तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको लोन दे देती है। सिक्रेसी, अगर कोई कंपनी की सिक्योर कोई भी चीज़ें होती हैं जो डाटा होता है उसको लीक नहीं करती, उसकी सिक्रेसी मेंटेन रखती है। ईजियर सोर्स ऑफ फंड, मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक लोन देंगी तो उसके लिए उसको अब जो भी प्रोस्पेक्टर जो भी डिटेल है फंड्स को उसको न्यूज़पेपर मैगजीन में छपवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको डालना नहीं पड़ेगा। तो इसके मेरिट्स हो गए। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस फंड्स आर नॉट अवेलेबल, कोई भी अगर कंपनी फंड लेंगी कमर्शियल बैंक से तो वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले सकते, ठीक है। चार्ज ऑन एसेट्स, मतलब रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एसेट बिफोर लोन सैंक्शंस, अगर कोई कंपनी कमर्शियल बैंक से लोन जो भी फंड रेज करती है तो उसके अगेंस्ट उसको मॉर्टगेज अपना एसेट इशू कराना पड़ेगा कमर्शियल बैंक से। तो इसके दो मेरिट्स हैं और इसमें टू जो था डीमेरिट्स या लिमिटेशंस लगा लीजिए और मेरिट्स 3 प्रकार के। कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंदर, हमारे इंडिया में आरबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंडर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो भी अंडर द आरबीआई एक्ट के थ्रू आते हैं कमर्शियल बैंक, अगर कोई कंपनी अपना फंड रेज करती है कमर्शियल बैंक से तो कमर्शियल बैंक उसको लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, चलिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फंड प्रोवाइड करती हैं। हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया के अंदर कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, चलिए हम देखें। मैं आपको एक डिटेल्स में स्टडी कराऊंगी, ठीक है। देखिए हमारा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज established many financial institutions to provide finance to the company.
सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। आईएफसीआई कब बनी थी? 1948 में। ये क्या है? इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए लिखिए आप लोग, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए ये आपका होमवर्क है कि आईएफसीआई कब बना और इसका फुल फॉर्म क्या है, आईसीआईसी कब बना और इसका फुल फॉर्म क्या है, आईडीबीआई कब बना और उसका फुल फॉर्म क्या है, एलआईसी का फुल फॉर्म क्या और कब बना, और यूटीआई हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क है और आप सबने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसके फुल फॉर्म्स और ये कब बना, कब स्टैब्लिश हुआ, और ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आप अपने कमेंट सेक्शंस में लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको कल के क्लास में ये करवाऊंगी और देखूंगी कि आपने होमवर्क किया है या नहीं। ठीक है, ओके, ये बताइएगा। फिर है मेरिट्स। इसकी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मेरिट्स क्या है देखते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इशू करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। हमने पिछले स्लाइड्स में क्या पढ़ा, जो कमर्शियल बैंक है वो स्मॉल और मीडियम टर्म्स लोन प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, मैनेजरियल एडवाइस क्या है, इंस्टीट्यूशन मैनेजरियल एडवाइस देखिए कौन कौन से, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल मैनेजरियल टेक्निकल एडवाइस टू द बिजनेस फर्म्स। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बताती हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें, और वो बताते हैं कि आपको कहाँ कैसे किस प्रकार इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे एडवाइस कौन देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज को। ठीक है, एडवाइस भी देते हैं और फंड्स भी रेज कराते हैं। ठीक है, इजली इंस्टॉलमेंट क्या है, लोन्स कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट, इट डज नॉट प्रूव टू बी अ मच बर्डन ऑन बिजनेस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे प्रोवाइड कराते हैं कि जो बिजनेसमैन जो इशू जो फंड्स ले रही हैं, लोन ले रही हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे उससे, तो उन पे बर्डन ना हो, तो इजली इंस्टॉलमेंट आपने अपने एज प्रेफरेंस, आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, आप हमें रिटर्न कर सकते हो लोन। मतलब इंस्टॉलमेंट बेस्ड पे भी कर सकते हो कि कुछ इस ईयर में कर लिया, कुछ इस ईयर में कर लिया। ठीक है, समझ आया। फोर्थ है इजली अवेलेबिलिटी क्या है, दे फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो डिप्रेशन के टाइम भी, अगर इकोनॉमिक में डिप्रेशन पर हो रही है तो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखिए लिमिटेशंस एंड डिमेरिट्स है क्या है, मोर टाइम कंज्यूमिंग क्यों है देखते हैं। द प्रोसीजर ऑफ ग्रांटिंग लोन इज टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू रिजिड क्राइटेरिया एंड मेनी फॉर्मेलिटीज। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है तो उनको बहुत सारे फॉर्मेलिटी और क्राइटेरिया उनको देना पड़ता है, तब जाके उनको लोन मिलता है। तो इन सब चीज़ों में क्या टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक डिमेरिट्स क्या है कि मोर टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हुआ, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनकी कंपनी में, और जो भी उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उनको रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे होते हैं कि आपने ये वर्क नहीं करना। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग, उनका प्रोसीजर, उनके जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत प्रोसीजर, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो ये इससे हम क्या बोला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री में जो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं जो आरबीआई एक्ट के थ्रू नहीं बना है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे हो गया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, ये सारे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
जो भी कंपनी है वो फंड्स रेज करना चाहती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। बट इसके कुछ मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, स्क्रीनशॉट लिखिए फिर पढ़िए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए, ठीक है। और हम आगे मूव करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक सारा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब इंटरनेशनल। अगर कोई इंडिया के जो भी बिजनेसमैन है अगर फंड लेना चाहते हैं बाहर से, मतलब अमेरिका से, यूएसए से, चाइना से, तो वो हो गया इंटरनेशनल सोर्स। मतलब आफ्टर विद इन इंडिया नहीं, एक्सटर्नल आउटसाइड द इंडिया जब वो फंड रेज करती हैं तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ बिजनेस। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की एक कंपनी इंटरनल आउटसाइड ऑफ द इंडिया या आउटसाइड ऑफ द कंट्री कैसे फंड्स रेज करती हैं। कौन कौन से तरीके हैं जो आउटसाइड ऑफ कंट्री को फंड रेज किया जाता है। जो फर्स्ट है कमर्शियल बैंक। फर्स्ट हमारा है एक कंपनी फंड रेज कर सकती है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है, चलिए देखते हैं। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फॉरेन करेंसी लोन फॉर बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कमर्शियल बैंक है वो फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो भी फाइनेंशियल फॉरेन करेंसी है वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल देखिए, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इज अ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉरेन करेंसी लोन टू द इंडियन इंडस्ट्रीज। एक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, वो एग्जाम्पल है और बहुत इम्पोर्टेंट फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइडर है वो इंडियन इंडस्ट्रीज का। जो हमारा फर्स्ट है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराता है फॉरेन करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड का, ठीक है। कौन सा, एक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक क्या है, वो प्रोवाइड कराती है फॉरेन करेंसी टू द इंडियन इंडस्ट्रीज, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज को फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। फर्स्ट हमने देख लिया कमर्शियल बैंक से जो एक कंपनी फंड रेज कर सकती है। दूसरा है इंटरनेशनल एजेंसी एंड डेवलपमेंट बैंक। दूसरा है इंटरनेशनल एजेंसी। हमने वो पढ़ा था पिछले स्लाइड में, क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट में हमारा क्या है, इंटरनेशनल एजेंसी। इंटरनेशनल एजेंसी प्रोवाइड कराती है इंस्टीट्यूशन को बैंक। कैसे, अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी एंड डेवलपमेंट बैंक, एग्जाम्पल IFC, IDB प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। इंटरनेशनल एजेंसी देखिए, आगे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कौन कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी हैं जो लोन प्रोवाइड कराती है, फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कराती है इंडियन इंडस्ट्रीज को, वो देखते हैं कौन सा है। थर्ड है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये फर्स्ट हम है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है, when, देखिए पहले पढ़ते हैं, when local currency share of company are delivered to the depository bank which issue depository receipts against the share. This receipts denominated in US dollar are seller GDR। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर कोई इंडियन इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज है, ओके, इंडियन कंपनी हो गई, ठीक है। कंपनी ने अपने शेयर जो भी थे उसके पास, उसमें इंटरनेशनल में जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसिप्ट्स है GDR को शेयर्स दे दिया। और फर्दर GDR ने एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू किया। इसके अगेंस्ट शेयर इंडियन करेंसी के अगेंस्ट, इंडियन शेयर्स के अगेंस्ट GDR ने
उसके बाद उस जो रुपीस था उसको कन्वर्ट कर दिया यूएस डॉलर में, तो वो क्या हो गया जीडीआर। और जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या करता है, इंडियन करेंसी, इंडियन शेयर्स को किसी भी कंट्री के फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं जीडीआर। पहले जो भी शेयर थे इंडियन शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट करता है और फर्दर उसको जाके डिनोमिनेटेड कर देता है इन यूएस डॉलर कॉल्ड अ जीडीआर। समझ आया आपको? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है कि इंडियन शेयर्स को यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, कि शेयर जो शेयर था इंडियन का उसको ग्लोबल फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड कर दिया, ठीक है, यूएस डॉलर में, तो उसको बोलेंगे जीडीआर। इसके फीचर्स क्या है चलिए देखते हैं वन बाय वन। GDR can be listed or traded on stock exchange of any foreign currency other than America। जो GDR है वो कन्वर्ट कर देता है इंडियन करेंसी स्टॉक एक्सचेंज टू एनी फॉरेन करेंसी, बट उसमें क्या एक कंडीशन है, वो अमेरिकन करेंसी को कन्वर्ट नहीं करता, उसके लिए दूसरा है, वो आगे हम देखेंगे। तो जीडीआर है वो क्या कर देता है इंडियन शेयर्स को, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको कन्वर्ट कर देगा अदर फॉरेन करेंसी में एक्सेप्ट द अमेरिकन करेंसी, उसको हम जीडीआर बोलेंगे इसका। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि दोनों एक दूसरे से निगोशिएट कर लेते हैं और जो होता है शेयर, जो इंडियन शेयर है उसको फॉरेन करेंसी में चेंज कर देता है। ओके, थर्ड है हमारा होल्डर ऑफ जीडीआर कैन कन्वर्ट इनटू द शेयर्स, मतलब जिसके पास जो होल्डर है जीडीआर वो कन्वर्ट कर देता है इनटू शेयर्स, उसको फर्दर शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, होल्डर ऑफ जीडीआर गेट डिविडेंड, जो होल्डर होता है, जो होल्डर हो गया जीडीआर का, जो जिसके पास डिपॉजिटरी जीडीआर है उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। स्टूडेंट समझ आया आपको? कि देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है कि अगर इंडियन इंडस्ट्रीज को फर्दर चाहिए होता है मनी मतलब फंड चाहिए होता है, तो वो इंटरनेशनली जाके डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देता है और वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट डिनोमिनेटेड कर देता है फॉरेन करेंसी में, तो उसको क्या बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसके ये फीचर्स है। नेक्स्ट है एडीआर। एडीआर क्या होता है? जीडीआर का दूसरा भाई बता दीजिए एडीआर। ठीक है, जैसे जीडीआर है वैसे ही एडीआर है। एडीआर है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वो क्या है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू बाय द कंपनी इन यूएसए आर नोन एज एडीआर, मतलब कि अगर वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगर अमेरिका विद इन अमेरिका हो तो उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सिंपल है, जो हमने जीडीआर पढ़ा वो क्या था, ग्लोबल वे पे था, और एडीआर क्या है, सिर्फ अमेरिका में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एडीआर। इसके फीचर्स क्या है? इट कैन बी इशू ओनली इन अमेरिकन सिटीजन, जो मतलब ओनली थ्रू द अमेरिकन सिटी, अगर अमेरिका से हुआ, अमेरिकन सिटीजन से हुआ तो हम उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलेंगे। सेकंड क्या है? इट कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है ये। ठीक है, इंडियन कंपनी सच एज इन्फोसिस, रिलायंस इशू द एडीआर। एग्जाम्पल्स क्या है? इन्फोसिस, जो इंडिया का इन्फोसिस है, रिलायंस है, वो इशू करती है एडीआर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये है जीडीआर और ये है एडीआर। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन, मतलब ये यूनाइटेड नेशन में इशू होता है,
और एडीआर क्या होता है यूरोपियन कंट्रीज में, एडीआर क्या यूरोपियन कंट्रीज में इशू होता है। हेल्प एक्वायर रिसोर्सेज इन यूएसए, इसको यूएसए में रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हैं। और ये क्या है हेल्प एक्वायर रिसोर्सेज इन डिफरेंट कंट्री, मतलब कि ये डिफरेंट कंट्री में जब हम करते हैं एक्वायर तो उसको हम बोलेंगे जीडीआर। देखिए ये जीडीआर है, इसको कंफ्यूज मत, इसने उल्टा लिख दिया, वो है एडीआर। ठीक है। इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, जब अगर फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया वो एडीआर, अगर डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट हुआ कि ग्लोबल डिपॉजिटरी द यूएसए, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी यूएसए, और ग्लोबल मतलब अदर कंट्री, ये लिस्टिंग ऑफ स्टॉक यूएसए अदर कंट्री। देखिए मेन क्या है डिफरेंस जीडीआर और एडीआर में। जीडीआर क्या होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अगर कोई इंडियन कंपनी शेयर्स डिपॉजिट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये आपके इंटरनेशनल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का ही फर्दर है, पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एफसीसी भी इसको हम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद एक मिनट रुकिए। ठीक है, एफसीसी भी बोलते हैं इसको। ये क्या कहता है चलिए देखते हैं। द एफसीसीबीज आर इशू इन फॉरेन करेंसी, जो एफसीसीबी होता है वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फंड पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम इशू करेंगे जो भी, तो वो हमें कौन से फॉरेन करेंसी में देगा। ठीक है, जो भी है रुपीज, वो जो भी हमारे कंट्री का करेंसी उसको कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में देगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फंड में क्या आएगा फॉरेन करेंसी इशू होगी। तो जो एफसीसी भी है वो फॉरेन करेंसी इशू होगा। कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एफसीसी बी में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फिक्स्ड होगा। ठीक है। दे आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज सिमिलर टू द डिबेटर्स। ठीक है, ये जैसे हमने इंडिया में पढ़ा था डिवेंचर्स होते हैं, सेम टू सेम ये डिवेंचर की तरह होता है एफसीसीबी। ओके, सेम टू सेम डिवेंचर्स एफसीसीबीज होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। हमने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स पढ़ा और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स पढ़ा। रिपीट करती हूँ, जो हमारा जीडीआर है और एडीआर है। जीडीआर क्या होता है ग्लोबल में हम जो भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स लेते हैं इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी उसे हम जीडीआर करते हैं, मतलब ग्लोबल मीन्स ऑल ओवर द कंट्री। एंड एडीआर मतलब अगर अमेरिका, विद इन अमेरिका से डॉलर हम ले रहे हैं फॉरेन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, तो हमें उसको बोलेंगे एडीआर। वैसे ही आईडीआर होता है। अगर आईडीआर क्या है, अगर कोई बिजनेसमैन और कंपनी फॉरेनर्स अगर इंडिया की रुपीस में कन्वर्ट करती हैं अपनी करेंसी, तो हम उसे बोलेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ओके, एक बार रिपीट फिर से करती हूँ। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं जो फॉरेनर्स मतलब आउटसाइड द इंडिया जो भी है वो अगर अपनी शेयर्स अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे बोलेंगे आईडीआर और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मैं आपको इससे पढ़ाती हूँ, देखिए क्या है। एडीआर आर लाइक जीडीआर एंड एडीआर expect that the issue is a foreign company raising fund from Indian market। जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेन कंपनी रेज करती है फंड इंडियन मार्केट से, उसे बोलते हैं आईडीआर। आईडीआर आर रुपीज डोमिनेटेड, मतलब कि जो भी फॉरेन करेंसी है वो कन्वर्ट क्या होगी रुपीज में, इंडियन रुपीज में होगी। दे कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक,
जो भी इंडियन स्टॉक कंपनीज हैं जो इंडियन स्टॉक प्रोवाइड करती हैं, वो अब जो शेयर जो फॉरेन करेंसी जो है उसको कन्वर्ट कर देगी इंडियन करेंसी में। ठीक है, समझ आया। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या है आईडीआर का? फर्स्ट फीचर्स है आईडीआर आर इशू बाय एनी फॉरेन कंपनी। कोई भी फॉरेन कंपनी कहीं से भी कोई भी कंट्री से फॉरेन कंट्री है वो इशू कर सकती है आईडीआर। द आईडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से इशू कर सकती है फॉरेन कंपनी। A single IDR can be represent more than one share such as IDR 10 shares। मतलब कि जो भी एक सिंगल IDR एक सिंगल अगर वो सिंगल है उसको मल्टीपल शेयर्स में, हम शेयर्स का मीनिंग क्या पढ़ा था कि शेयर क्या है, जब हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट्स में उसको हम शेयर बोलते हैं। वैसे ही सिमिलर वे में कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बाय करती है, शेयर्स बाय लेती हैं, तो मल्टीपल शेयर्स मतलब एक शेयर्स को मल्टीपल में डिवाइड कर देता है, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, उसको हम आईडीआर बोलेंगे। ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ देखते हैं क्या है। द होल्डर ऑफ आईडीआर हैव नो राइट टू वोट इन द कंपनी। हमने पढ़ा कि जो डिवेंचर है, डिवेंचर में वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। सिमिलर वे में आईडीआर भी अगर फॉरेन कंट्री अगर इंडियन कंट्री से शेयर्स लेती हैं तो फॉरेनर्स को हम वोटिंग राइट, वो हमारी इंडियन कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएगा। ठीक है, नो वोटिंग राइट्स गिवन टू द कंपनी। ठीक है। द आईडीआर आर इन रुपीज डेनोमिनेशन। ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट। इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट है। इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड। मैंने आपको समझाया था सिक्योर मतलब मॉर्गेज लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज इशू करते हैं उसको सिक्योर बोलते हैं। सिक्योर डिवेंचर्स या डिवेंचर्स के टाइप में समझाया था। और अनसिक्योर कि नो मॉर्गेज, उनको कोई भी कोलेट्रल रखना नहीं पड़ता तो उसको बोलेंगे अनसिक्योर। ठीक है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये जो है आईसीडी है वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है। अब हमने जरूर ये जो भी मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कीजिएगा। आपके शॉर्ट टर्म एमसीक्यूज में आपको वो कर सकता है कि शॉर्ट टर्म कौन सा है, लॉन्ग टर्म क्या है। ठीक है, तो ये मेक श्योर कि आप लोग याद रखिएगा। मेड बाय वन कंपनी विथ अदर कंपनी। देखिए आईसीआर में क्या है, आईसीडी में क्या है कि एक कंपनी है और बी कंपनी है, कोई भी बैंक नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोई भी पब्लिक डिपॉजिट नहीं है। यहाँ दो कंपनीज के बीच में अगर एक्सचेंज हो रही है, फंड्स रेज किया जाता हो, उसको बोलते हैं इंटर कोऑपरेट। मतलब विद इन द कंपनी, विद अपनी जो दो तीन कंपनीज है वो अपने में शेयर फंड्स रेज कर रही हैं तो उसको इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट बोलेंगे। ठीक है, बट इसमें क्या है, दिस डिपॉजिट आर एसेंशियली ब्रोकर डिपॉजिट। देखिए इन दोनों के बीच में जो एक्स है वो होगा ब्रोकरेज, मतलब इन दोनों में एक मिडल मैन प्ले करेगा रोल। ठीक है, मिडल मैन रहेगा, मिडल मैन एक्स इन दोनों को बताएगा कि आप इनसे बाय कीजिए और इसको बताएगा आप इनसे बाय कीजिए, तो मिडल मैन होगा बीच में। ठीक है, तो उसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। which led the involvement of brokers, उसको हम broker बोलेंगे। The rate of interest on this deposit is higher than the bank and the other market। अगर बैंक से भी नहीं ले रहा, इंस्टीट्यूशन से भी नहीं ले रहा, तो इंटर कॉर्पोरेट अगर किसी कंपनी से फंड्स रेज कर रहा है कोई कंपनी, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पे करना पड़ेगा। ठीक है, The biggest advantage of ICDS is that the transaction free from legal hassle।
इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई प्रोसीजर, कोई वेरिएंट्स फॉलो नहीं करना पड़ता, मतलब कोई लीगल चीजें फेयर नहीं करना पड़ता, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं करना पड़ता उसको। हाँ, इसका बिग एडवांटेज है, ठीक है। कोई प्रोसीजर, कोई लीगल प्रोसीजर इसको फॉलो नहीं करना पड़ता आईसीडीएस में, ठीक है। आईसीडीएस में क्या होता है कि अगर दो कंपनी अब एक दूसरे से फंड रेज कर रही हैं और फंड रेज करने के लिए एक मिडलमैन को अपॉइंट किया, उसको हम ब्रोकर बोलेंगे, और फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाई होता है, बट इसकी एडवांटेज क्या होती है, कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आप सब समझ आया। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आईसीडीएस क्या है, ठीक है। टाइप्स क्या है, 3 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ डिपॉजिट एंड कॉल डिपॉजिट। 3 मंथ क्या है, दिस डिपॉजिट आर मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ आईसीडीएस। This deposit is generally considered by the borrower to solve the problem short term. अगर किसी जो भी कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड रेज करना पड़े तो उसको हम 3 मंथ डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे 12% लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये शॉर्ट टर्म है 3 मंथ डिपॉजिट और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज 12%, ठीक है। 6 मंथ डिपॉजिट में क्या होगा, इट इज यूजली मेड फर्स्ट क्लास बोरोअर्स। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस कंपनी इज 15%। 6 मंथ में 15%। अगर कोई कंपनी फंड लेती है किसी कंपनी से तो उसको 6 मंथ के लिए तो उसको 15% देना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कॉल डिपॉजिट, आपने कॉल डिपॉजिट पढ़ा होगा कि एकदम से किसी कंपनी को इमरजेंसी आ गई कि उसको अभी के अभी चाहिए, तो ऑन अ डे नोटिस, मतलब विद इन द डे द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल ऑन इज 10%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%। 3 मंथ में क्या होगा, शॉर्ट टर्म फंड रेज होगी। 6 मंथ में लॉन्ग टर्म उससे ज्यादा, बट इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, क्या होगा 15%। समझ आ गया। 3 मंथ में 12, 6 मंथ में 15 और कॉल डिपॉजिट मतलब विद इन शॉर्ट टर्म के, मतलब शॉर्ट नोटिस पे चाहिए किसी कंपनी को फंड्स, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 10% देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। बिल्कुल डे नोटिस, मतलब अभी की अभी कोई इमरजेंसी आ गई तो ये आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हो गया, ठीक है। विद इन कंपनी एक दूसरे से फंड रेज करती हैं थ्रू द ब्रोकरेज, थ्रू द ब्रोकर, तो उसको हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करें, चलिए मूव करते हैं। अब हम देख लेंगे कि इसका फीचर क्या होता है, ठीक है। फीचर भी देख लेते हैं, फीचर्स क्या है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए जो फीचर्स हैं आईसीडीएस का, फर्स्ट फीचर क्या है, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस विद इन 2 कंपनी। मैंने बताया था 2 कंपनी, अगर ए बी कंपनी है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे और एक्स के थ्रू, मतलब मिडलमैन के। दे आर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जो आईसीडीएस है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन रेज करती है। अनसिक्योर डिपॉजिट मतलब इसमें कोई मॉर्टगेज इशू नहीं करता, कोई एसिड नहीं इशू कराना पड़ता, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन आर जनरली कंप्लीटेड थ्रू ब्रोकर्स के थ्रू, मिडलमैन के थ्रू होता है। दिस डिपॉजिट हैव नो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड आप पढ़ेगा, ऑर्गेनाइज मतलब पता होता है कि लोगों को क्या कैसे करना है। एक एस्टैब्लिश कंपनी होती है लॉन्ग टर्म, वो इसी में करती है। अनऑर्गेनाइज मतलब कोई भी पर्टिकुलर उसका टाइम पीरियड नहीं होता कि इतने टाइम तक के लिए वो होगी, आज है कल नहीं रहेगी, तो अनऑर्गेनाइज। और मतलब एस्टैब्लिश है फॉर द पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको अनऑर्गेनाइज मार्केट बोलेंगे, ठीक है। दिस डिपॉजिट हैव नो लीगल फॉर्मेलिटीज। आईसीडीएस में मैंने बताया था एक बिगेस्ट बेनिफिट क्या है कि इसमें लीगल प्रोसीजर, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करना पड़ता, तो इसको बोलते हैं आईसीडीएस, ठीक है। दीज आर द रिस्की डिपॉजिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर।
जो भी लेंडर होता है वो ब्रोकरेज के बेस पे करता है, तो उसको पता नहीं होता क्योंकि ए क्या पता इन फ्यूचर डिफॉल्ट कर पाएगा, पे नहीं कर पाएगा, तो ये है थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि मिडल मैन के थ्रू हो रहा है, क्या पता कि मिडल मैन उसको धोखा दे दे, तो थोड़ा ये रिस्की होता है लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझ आ गया? फिर अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट पे देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ आएगा, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। अब क्रेडिटर में ही आपका डिबेंचर्स हो गया, इंटरनेशनल सोर्स हो गए, इंटरनेशनल सोर्स के फर्दर पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हो जाएगा ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट्स क्या है, चलिए पढ़े। देखिए, ट्रेड क्रेडिट्स हमारा क्या है, इट इज रिफर टू द एक्सटेंशन एंड प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बाय वन लेंडर टू अनदर फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द अदर सप्लायर विदाउट ऑन द स्पॉट पेमेंट। देखिए, मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि देखिए, एक कंपनी है, ठीक है, ये है रिटेलर, ठीक है, रिटेलर, और ये है होलसेलर। ठीक है, रिटेलर जो जिसकी दुकानें होती है, होलसेल जिसका बिग होता है, स्टॉक्स होते हैं इसके पास। ठीक है, अगर रिटेलर्स को अपने गुड्स एंड सर्विसेज बाय करनी पड़ी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय किया उसने, ए ने बी से बाय कर लिया, और ए के पास ऑन द स्पॉट उस टाइम उसके पास मनी नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि एट द टाइम मैं आपको मनी नहीं पे कर पाऊंगा, फ्यूचर में पे कर पाऊंगा। मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज अगर कोई रिटेलर या कोई कंपनी रुपीस नहीं पे कर पाती, फ्यूचर में पे कर पाती है, तो उसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं कि ट्रेड तो हो रहा है बट ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं हो रहा, उस टाइम पेमेंट नहीं हो रही है, तो उसको हम ट्रेड क्रेडिट्स बोलेंगे। समझ आया स्टूडेंट? हम आगे मूव करें। दे आर यूजली यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ट्रेड क्रेडिट्स भी शॉर्ट टर्म है, प्लीज नोट करते जाइए इसको। द टर्म ऑफ ट्रेड credit may vary from person to person based on past records from the industry to industry based on industry norms। देखिए, ट्रेड क्रेडिट्स में क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर कोई लेता है, कोई कंपनी लेती है गुड्स एंड सर्विसेज, बट वो पेमेंट अगर उसने बोला है कि फ्यूचर में इस टाइम में पेमेंट कर दूंगा, तो अगर उस टाइम वो पेमेंट कर देती है, तो फिर फर्दर इन फ्यूचर वो फिर से ले सकती है गुड्स एंड सर्विसेज और पेमेंट बाद में कर सकती है। तो अगर कोई मतलब ट्रेड कर रहा है पर्सन टू पर्सन, कोई रिटेलर होलसेलर से ट्रेड कर रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि उसके पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट में उसने क्या बिहेव किया है, उसने टाइम पे पेमेंट किया है या नहीं। अगर कोई इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रही है, तो उसके इंडस्ट्रीज के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके थ्रू ट्रेड क्रेडिट्स होती हैं। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट्स हमने क्या समझा कि अगर ए के रिटेलर है और बी होलसेलर है, अगर रिटेलर उस गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है बट पेमेंट उस टाइम ऑन द स्पॉट नहीं कर पाता, कोई फ्यूचर डेट पे पेमेंट करता है, उसको हम बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट्स। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? चलिए देखते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं। मेरिट्स इसके ट्रेड क्रेडिट्स के क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फंड्स, मतलब कि एक कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। अगर ए के पास फंड नहीं है बट उसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकता है और पेमेंट बाद में कर सकता है। जब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा, जब उसके पास मनी आएगी, तो वो बी को पे कर पाएगा। मतलब उसके जो भी ट्रेड कर रहा था उसमें कोई लैग नहीं आया, उसने अपनी जो सप्लाई थी वो कॉन्टिन्यूअस रखा डिमांड के अकॉर्डिंग, और जैसे ही सप्लाई हुआ, परचेज सेल हुई, उसने उसको दे दिया। तो मतलब कोई इसके बीच में उसने गैप नहीं रखा, कॉन्टिन्यूअस इसकी ट्रेडिंग चलती रही।
तो ये बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट क्या है, इट इज रेडली अवेलेबल इफ क्रेडिट वर्दीनेस इज नोन टू द सेलर। मैंने क्या बोला, अगर इन फ्यूचर में उसने पास्ट में अगर उसने पेमेंट बिल्कुल जैसे उसने बोला था उस डेट पे उसने पेमेंट किया तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अगर उसने पास्ट में अच्छे से पेमेंट नहीं की होती तो उसका ट्रस्ट नहीं बनता और उसको फ्यूचर में ऐसे पेमेंट, उसको फ्यूचर में ऐसे सप्लाई नहीं मिलता। तो एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। अगर उसके गुड्स अच्छे परफॉर्मेंस हुए, उसने पास्ट में अच्छे से पेमेंट किया तो उसको फ्यूचर में भी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री लेवल इन केस ऑफ इंक्रीज द सेल। देखिए, एकदम से मार्केट में डिमांड इंक्रीज हुआ और सप्लायर के पास जो इन्वेंट्री है उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके पास फंड नहीं है, तो वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करेगा डिमांड के अकॉर्डिंग। उसने सप्लाई किया मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई मीट हो गई और जब उसके पास मनी आई तो उसने उसको, जिससे उसने इन्वेंट्री लिया था, गुड्स एंड सर्विसेज लिया था, उसने उसको पे कर दिया। तो जो मार्केट के अकॉर्डिंग उसने रोल कर लिया, उसने फुलफिलमेंट कर लिया और उस सेलर का काम भी हो गया, डिमांड जो परचेजर था, जो कस्टमर्स की, उसकी डिमांड फुलफिल हो गई। तो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में अच्छे से चल पाई। तो ये कैसे हुआ, ट्रेड क्रेडिट्स के थ्रू ही हुआ। ठीक है। While providing the fund, does not create a charge on asset of the firm. चार्ज का मीन्स मॉर्टगेज याद रखिएगा कि जब वो फंड लेगा तो उसको मॉर्टगेज रखना नहीं पड़ेगा, कोई अपना एसेट सेल मतलब जो भी देगा उसको जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड जैसे होलसेलर ए को दे रहा है तो बी के पास वो ए अपना मॉर्टगेज कोई एसेट नहीं रखेगा अगेंस्ट द लोन। ठीक है, समझ आ गया। ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लिमिटेशंस क्या है, कैन बी चेंज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ये चेंज हो सकता है ओवर ट्रेडिंग में। अगर आज दिया कल नहीं दिया तो ये इसके डिमेरिट्स हैं, क्या पता कल ना दे, तो ट्रेडिंग्स पे डिपेंड करता है। सेकंड क्या है, फुलफिल ओनली लिमिटेड फाइनेंशियल नीड्स। मतलब क्या है, ये शॉर्ट टर्म्स है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं होगा। कॉस्टली इन कंपैरिजन टू द फ्यू अदर सोर्स। ये कॉस्टली भी होता है क्योंकि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो, क्या पता वो गुड्स होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड ही ना कराए गुड्स, तो कॉस्टली भी होता है। ठीक है, कॉस्टली होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है और लिमिटेड फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंस को ही फुलफिल कर पाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब है फैक्टरिंग देखिए, अब देखिए एक कंपनी के पास बहुत सारे बिल्स हैं और डिस्काउंट्स बिल हो गए, बहुत सारे उनके पास बिल्स हैं, शेयर्स हैं। ठीक है, अब उनके पास है, ये सब है, उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, मंजूर लीजिए। ठीक है, सर्टिफिकेट है कि बट इनका टाइम पीरियड नहीं हुआ है, इससे अभी फंड नहीं रेज कर सकता, तो ये और बस इसको इमरजेंसी आ गई और इसको मनी चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये सारे जो बिल्स हैं, इसके जो शेयर्स हैं, वो किसी मेंबर, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसको फैक्टर बोलेंगे, उसको ये सारे बिल्स दे देगा। ठीक है, वो दे देगा, जब इसका टाइम पीरियड हो जाएगा उसके बाद ये जो फैक्टर है वो इसको सेल करके और अपनी मनी को ले सकता है, और अगर ये नहीं तब ले सकता तो ये किसी और को सेल कर सकता है इन चीजों को। ठीक है, इसने एक को जरूरत हुई पैसों की, फंड की, इमरजेंसी में, बट इसके पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं बट वो इसका टाइम पीरियड नहीं हुआ, तो ये सारे बिल्स को वो किसी को सेल कर देगा और जिसको हम फैक्टर बोलेंगे। फैक्टर को, और जिसको ये जैसे देखिए
और अगर दूसरे वे से देखें तो देखिए, एक कंपनी है, उसको इमरजेंसी में मनी चाहिए, बस उसके पास क्या है, सर्टिफिकेट्स हैं, बिल्स हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स हैं, बिल्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो एज अ फैक्टर, मिडल मैन भी बोल सकते हैं फैक्टर को, मिडल मैन को ये दे देगा, और बी जिससे वो पैसे ले रहा है, ए जिससे मनी ले रहा है, ये जो फैक्टर है ये मिडल मैन की तरह वर्क करेगा और बी को बोलेगा कि मेरे पास ये बिल है और ये आपको फ्यूचर में मनी प्रोवाइड करा देगा, लोन को रीपे करेगा। तो ये मिडल मैन की तरह वर्क किया, आप समझ सकते हैं। एक वैसे तो फैक्टर है, मतलब कि ये सारे बिल्स रखेगा और बी को श्योर कराएगा कि ये आपको लोन पेमेंट कर देगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो फैक्टर को हम ये बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर थर्ड पार्टी की तरह रोल करता है ए और बी के साथ, और श्योरिटी दिखाता है कि बी ए है, वो ए है, वो लोन रीपे कर देगा इन फ्यूचर। इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ ले एक बार, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। दिस इज अ फाइनेंशियल सर्विस इन विच थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे, फैक्टर, जिसको हमने फैक्टर नाम दे दिया, ठीक है, नाम दे दिया, नेमली इज फैक्टर, समझ आ गया। रेंडर्स अ वेरियस सर्विस लाइक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डेब्ट। जो भी जिसी भी कंपनी को फंड की जरूरत है वो कलेक्ट करेगा फैक्टर। मैंने आपको बताया था फैक्टर है जो थर्ड पार्टी है, वो इन सारे कंपनीज के जो भी बिल्स है, सर्टिफिकेट लगा लीजिए, कलेक्शन, क्लाइंट डेब्ट है, वो सबको कलेक्ट करेगा। इन दिस अ कंपनी गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेब्ट फ्रॉम द डेबिटर टू द फैक्टर। मतलब कि जो भी फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि इन फ्यूचर जिसका ये बिल है, जिसका है ये सर्टिफिकेट है, वो फ्यूचर में आपको पे कर देगा, ठीक है। ऑल्सो थ्रू द फैक्टरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फेच अबाउट ट्रेडिंग हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो फैक्टर है वो एक्सपर्ट है, यहाँ पे फैक्टर क्या है, मार्केट का एक्सपर्ट है। तो ये जो फैक्टर है वो ए और बी को बताएगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि ए जो है वो अच्छा है, वो आपको फ्यूचर में पे कर सकता है। तो जो फैक्टर है वो एक्सपर्ट है मार्केट का, वो इंफॉर्मेशन भी देगा, ट्रेडिंग हिस्ट्री भी बताएगा ए की और बी की, कि ए कैसा प्ले कर रहे हैं मार्केट में, कैसे प्ले अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो फैक्टर है। फैक्टर कौन है, मार्केट का एक्सपर्ट है, उसको नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है। द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ डेबिटर, डेबिटर की जो भी डेबिटर है उसको सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या है, ताकि फ्यूचर में वो फ्रॉड ना कर पाए। कि अगर हमें पता ना हो मार्केट में कौन सा डिफॉल्टर है, कौन सा अच्छा वर्क कर रहा है, किसके पास फाइनेंस है, किसकी जो शेयर मार्केट है ज़्यादा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन, फैक्टर प्रोवाइड कराता है डेबिटर के लिए, ठीक है। अब देखिए, टू टाइप्स ऑफ फैक्टर होता है, कौन कौन से, रिकोर्स फैक्टर, जब फैक्टर क्रेडिट रिस्क नहीं लेता, डज नॉट अज्यूम द क्रेडिट रिस्क, उसको रिकोर्स फैक्टरिंग बोलेंगे। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टर अज्यूम एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर क्रेडिट रिस्क इन केस ऑफ डिबेटर डिफॉल्ट। देखिए, रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्ड्स में क्या हो जाता है, जो फैक्टर जो थर्ड पार्टी है वो रिस्क नहीं लेगा, कि मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं कि अगर डिबेटर डिफॉल्ट कर लेता है फ्यूचर में। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होता है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जो फैक्टर है, थर्ड पार्टी है, जो मिडल मैन की तरह वर्क कर रहा है, वो रिस्क लेगा कि हाँ मैं लेता हूँ, मैं ट्रस्ट दिलाता हूँ कि अगर डिबेटर
डिफॉल्ट करता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, ठीक है। इसकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर लेता है तो नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग होगा। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो क्या होगा, वो होगा रिकोर्स फैक्टरिंग। समझ आया? नेक्स्ट में चले, अब हम इसमें देख लेते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। अब देखिए मेरिट क्या बताता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी क्रेडिट्स होते हैं वो एज कंपेयर टू फैक्टरिंग जो होता है वो चीपर होता है, ठीक है, सस्ता होता है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन रिलीव फ्रॉम द टास्क ऑफ कलेक्शन ऑफ बैड डेट। जो फैक्टर है, फैक्टर रोल प्ले कर रहा है डेबिटर और क्रेडिटर के बीच में, तो क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहता है, वो रिलीफ होगा कि हाँ मुझे तो मिलेगा, क्योंकि वो फैक्टर पे रिलाई करेगा। और जो भी डेबिटर है वो अगर उसको चाहिए होगा फंड तो वो फैक्टर के पास जाएगा और लोन ले सकता है। तो ये फैक्टर जो है फैक्टरिंग के थ्रू वो अपने बैड डेट से बच जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट टू द फर्म इन केस ऑफ नॉन रिसोर्स ऑफ फैक्टरिंग। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो फैक्टर है वो रिस्क लेता है कि अगर डिबेटर ने डिफॉल्ट क्रिएट किया तो मैं रिस्क लूंगा, आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो प्रोटेक्शन हो जाती है। इससे क्या हो गया, कंपनी को, क्रेडिटर को वो हो गया, एक कॉन्फिडेंस हो गया, प्रोटेक्शन हो गया कि जो फैक्टर है वो रिस्क ले रहा है कि अगर डिफॉल्टर हो गया, डिफॉल्ट कर पाया डेबिटर, तो इन केस डिफॉल्ट हो कर पाया तो मेरी मनी तो वापस आ ही जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फैक्टर, ठीक है। फोर्थ क्या है, इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड डज नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब कोई भी हमें कोई मॉर्टगेज रखना नहीं पड़ेगा अगेंस्ट द लोन, ठीक है, कोई मॉर्टगेज नहीं इशू करे, तो ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। एक क्या है, चीपर है, दूसरा क्या है, बैड डेट से बचाता है, तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया, तीसरा हमें कोई मॉर्टगेज इशू नहीं करना पड़ा, ठीक है। डीमेरिट्स देख देते हैं। इट इज अ एक्सपेंसिव सोर्स इफ देयर आर द नंबर ऑफ इनवॉइसेस ऑफ स्मॉलर अमाउंट। क्योंकि फैक्टर बीच में मिडल मैन, जहां भी मिडल मैन वर्क कर रहा है, मतलब समझो कि बीच में वो खाएगा ही खाएगा, तो एक्सपेंसिव सोर्स है। कस्टमर में नॉट बी फील कंफर्टेबल डीलिंग विद थर्ड पार्टी के पास क्या पता जो फैक्टर जो डील कर रहा है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो सब जो कंपनी होती हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पाती, तो उसके पास वो फील कंफर्टेबल नहीं हो पाती, ठीक है। ये आपको समझ आ गया फैक्टरिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लीज फाइनेंसिंग। लीज से हम क्या समझेंगे, रेंट। अगर अपने एसेट को, जो मेरे पास एसेट है, अगर मैंने उसको यूज करने के लिए रेंट पे दे दिया किसी और कंपनी को, तो उसको मैंने क्या दिया, अपनी जो मशीन्स थी, मेरी कैपिटल थी, जो फिक्स कैपिटल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया, फिक्स कैपिटल जो होती है, मशीन्स, रेंट, मशीन्स, बिल्डिंग्स, उसको मैंने लीज पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, और उससे मैं अपने अपना फंड्स अर्न कर रही, तो उसको क्या होंगे, लीज फाइनेंसिंग। मतलब कि अपने एसेट को लीज पे दे दो, रेंट पे दे दो, और उससे मैं अपने फंड अर्न कर पाऊंगी। चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए लीज फाइनेंसिंग क्या है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर द ऑनर ऑफ एन एसेट, जो ऑनर है, ठीक है, ऑनर ऑफ द एसेट कॉलर लेजर grant the right to use the asset for a certain time period, that is the lease period, to the another party named as lease in return to lease rental। देखिए कि एक जो ऑनर है, एसेट का ऑनर है, उसने किसी जिसको जरूरत थी उस एसेट को, उसको रेंट पे दे दिया, और उसके बदले वो अर्न कर पाया है, इनकम, रेंट दिया, तो ऑब्वियस है वो रेंट, तो अपने एसेट को रेंट पे दिया तो कुछ अर्न करेगा तभी देगा, वरना क्यों देगा। तो
अब ऑनर ऑफ द एसेट, उसने किसी को भी जिसको भी जरूरत थी उस एसेट को, उसको रेंट पे दे दिया और उससे उसने मनी अर्न की। ठीक है। Once the lease period and the lessee give back the asset to the lessor। ठीक है। लेसी जो लेता है एसेट रेंट के लिए और लेसर जो देता है एसेट रेंट के लिए। ठीक है, समझ गया, ये याद रखिएगा। ठीक है। जब जो जितने टाइम के लिए उसने लेसी ने लिया था वो टाइम पीरियड ओवर हो गया तो उसको वापस उसको लौटा देगा लेसर को। ठीक है। तो लेसी मतलब जिसने लिया एसेट को रेंट एज ए रेंट के लिए, और लेसर जिसने प्रोवाइड किया जो ओनर था, उसको याद रखिएगा आप। ठीक है। मेरिट देख लेते। इट हैव टू एक्वायर द एसेट फॉर लोअर इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो उसको महंगा पड़ेगा बाय करना, कोई भी मशीन्स, कोई भी फिक्स कैपिटल, तो वो सोचेगा कि चलो मैं कुछ दिन के लिए जरूरत है तो मैं रेंट पे ले लेता हूँ। ठीक है। तो लोअर इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो लीज फाइनेंसिंग है बहुत मतलब फायदेमंद होती है, हेल्पफुल होता है। सेकेंड है प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट डिल्यूशन और द ऑनरशिप और द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। देखिए जो भी लेसर वो था ऑनर ऑफ एसेट, मतलब उसने प्रोवाइड कर लिया, तो उसको जब वापस आ जाएगा वो उसके पास, तो ऑनरशिप, उसकी जो ऑनरशिप है वो खत्म नहीं हुई। उसने कुछ टाइम के लिए अपना एसेट दिया, वापस उसके पास आ जाएगा, वो अपना ऑनरशिप फिर से ले पाएगा। तो ये फायदेमंद होता है। डज नॉट अफेक्ट द डेप्ट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें डेप्ट रेज नहीं होती कोई भी कि मुझे फ्यूचर में उसकी पेमेंट करनी है, ये है, तो ये डेप्ट से बचाता है। लीज रेंटल आर टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसिव डेट लीड्स टू अ टैक्स एडवांटेज। अगर कोई भी कंपनी लीज फाइनेंसिंग करती है तो उसको टैक्स सेविंग का भी फायदा होता है, वो टैक्स सेव कर पाता है, टैक्स का उसको पे नहीं करना पड़ता। ठीक है। लीज फाइनेंसिंग ये भी हेल्पफुल कराता है। रिस्क ऑफ द एसेट बियर एंड टियर इज बोर्न बाय द लेसर। जो भी बोर्न करेगा, अगर किसी मशीन को उसने रेंट पे दिया है, अगर अगर वापस आ गया तो उसमें जो भी बियर एंड टियर कोई भी खराबी आई है तो लेसर जिसका ऑनर था वो एसेट का, वो भी वही पेमेंट करती हैं। तो मेरिट क्या हो गया कि जब लोअर इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे चाहिए कोई भी चीज, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो मैं उसको रेंट पे ले लूंगी उस फिक्स एसेट को। इसमें क्या है, विदाउट कंट्रोल ऑन द बिजनेस, मतलब कि कोई भी मॉर्टगेज, कोई भी कोलेक्ट्रल डिपॉजिट नहीं कराना पड़ता लोन के अगेंस्ट। इट डज नॉट अफेक्ट द डेप्ट रेजिंग, कोई भी कंपनी डेप्ट में नहीं जाती लीज फाइनेंसिंग से। लीज रेंटल आर टैक्स डिडक्शन, टैक्स सेविंग होती है इससे। जो भी बियर एंड टियर एसेट्स में होता है वो लेसर ही देता है। ठीक है, लेसर लेसी नहीं देता। लिमिटेशंस क्या है, लेसर और लेसी अपने याद रखिएगा और एक कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। लिमिटेशंस देख लेते हैं। द एग्रीमेंट में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू यूज। जब ऑनर का एसिड लेगा कोई, बी ए ने ऑनर था, बी ने लिया, तो उसको ए कुछ रूल्स रेगुलेशंस देगा कि आपने इसको ऐसे यूज करना। इन केस अगर ये खराब हो जाएगा, मेरा जो फिक्स एसिड है वो खराब हो जाएगा, तो आपने इसको ठीक कराना है। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस लगा देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा कि आपने ऐसे यूज करना, क्योंकि वो ऑनर है एसेट का। ठीक है। सेकंड है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बी अफेक्टेड इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑफ एग्रीमेंट। जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है कि वो इफेक्ट होंगी उससे। ठीक है। लेसर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ सेल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट, इज नॉट द ऑनर ऑफ द एसेट। देखिए डीमेरिट्स यही है, आप रखिए थे। अगर किसी से आप रेंट पे लेते, उसको ध्यान से रखना पड़ता है, प्रॉपर वे से रखना पड़ता है, ताकि अगर वो खराब हो गया, वो एसेट जो मैंने रेंट पे लिया था, अगर वो खराब हो गया
तो इसका सारा जो पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो टेक केयर करना पड़ेगा। और आपको ये पता होगा कि एसेट मेरा नहीं है, कल को इसको मुझे देना ही पड़ेगा, तो इसकी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। लीज फाइनेंसिंग क्या है? जब कोई भी कंपनी को लो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी चाहिए होता है फिक्स एसेट, तो वो क्या करता है, सोचता है कि बाय करने से अच्छा है कि मैं रेंट पे ले लूँ वो चीज़, और मैं अपने जो भी शॉर्ट टर्म के लिए जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करता हूँ। ठीक है, तो हम लीज फाइनेंसिंग बोलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड। कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती हैं सोर्स ऑफ फंड के लिए? वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या है? सोर्स ऑफ फंड जनरली बियर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, नेमली दो टाइप्स के सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं। फर्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। जो भी फंड्स होगा उसको प्रोटेक्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी भी कंपनी के लिए। कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो फंड है उसके पास उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। बोथ द कॉस्ट आर स्ट्रांगली एनालाइज बिफोर डिसाइडिंग विच सोर्स टू बी कंसीडर। देखिए, अगर कोई कंपनी रेज करना चाहता है फंड्स को, तो उसका कॉस्ट देखेगा कि कॉस्ट ज़्यादा इस पे पड़ रही है कि कॉस्ट कम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो सोर्स अपने फंड्स को रेज करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, मतलब कोई कंपनी अगर रेज कर रही है फंड तो उसमें कॉस्ट उसको कितना बेयर करने पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो ये सब कॉस्ट उनके माइंड में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? बिजनेस शुड बी अ साउंड पोजीशन टू रीपे द बोरोअर फंड इन केस व्हेन द कंपनी इज नॉट इन पे अ गुड पोजीशन टू पे, those source should be selected which does not depend a financial burden। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या देखेंगे कि अगर कोई भी कंपनी फंड ले रही है तो क्या वो ये सोचेगी क्या मैं इस फंड का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मैं पे कर पाऊंगा। अगर पे कर पाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पे कर पाता है तो उसको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो नहीं पे कर पाता है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो क्राइसिस में चले जाएगा, उसकी कंपनी क्राइसिस में चली जाएगी। तो लोन लेने से पहले अपने पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी वो कितना स्ट्रांग है मार्केट में, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? रेजिंग ऑफ फंड स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन द फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपनी अंडरटेक। For example, in case of sole proprietorship is cannot issue the equity shares। देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर्म्स मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा शेयर्स, कौन सी इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, वो डिपेंड करता है कि वो फॉर्म क्या है, उसकी बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो शेयर्स, डिवेंचर्स, इंटरनेशनल फंड्स रेज कर पाएगा। वो डिपेंड करेगा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? टाइम पीरियड। कोई भी फंड रेज करने का मैंने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिखाया था, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म्स। शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे और मीडियम टर्म बेसिस पे जो कंपनी है वो रेज करती है कि उस कंपनी को कितने टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है फंड्स। शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड है तो वो कौन से फंड्स कहाँ से रेज करेंगी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से रेज करेंगी। तो ये सब है, आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो फंड्स रेज करती है कंपनी उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। इस पे भी फैक्टर जो है वो जो फंड है वो इफेक्ट करता है। देखते हैं, the importance of organization or business to choose the
फंड रिक्वायरमेंट एज पर द टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो फंड रेज करेंगी, दैट whether it is required for short term period or the longer period or then raise fund accordingly from the market। मतलब कितने टाइम के लिए उसको रिक्वायरमेंट है उस फंड को, उसके अकॉर्डिंग वो फंड रेज करेंगी। ठीक है, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिस्क फैक्टर, कि वो जहाँ से फंड रेज कर रही है कंपनी उसमें रिस्क कितना है। क्या ज़्यादा रिस्क है तो नहीं बाय करेगी, कम रिस्क है तो करेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्ट्रॉन्ग एनालिसिस द रिस्क इन्वॉल्व इन ईच सोर्स ऑफ फंड। सारे सोर्स में जो उसका रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो देखो, फिर केयरफुली एनालाइज, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बोलो कि आप एनालाइज कीजिए कि इस सोर्स में कितना रिस्क है, प्रेफरेंस शेयर में कितना रिस्क है, इक्विटी में कितना रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग फंड रेज करेंगी। द सोर्स दैट हैज द लीस्ट रिस्क शुड बी सेलेक्टेड, जिसमें कम रिस्क होगी उसको सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी इज लेस रिस्कर एज कम्पेयर टू लोन इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिस्क that arise from the fixed interest payment and repayment of asset। मैंने बताया था कि जो हमारी इक्विटी है, शेयर्स इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इक्विटी में क्या होता है कि उसका प्रॉफिट पे बेस होता है, कि डिविडेंड पे बेस होता है, जितनी प्रॉफिट आएगी उतना उसको वो डिविडेंड मिलेगा। दूसरी वे में हम डिवेंचर्स देखते हैं, डिवेंचर्स में हमने उसके मेरिट्स में भी देखा था कि उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डिवेंचर में लेस रिस्क है और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में मोर रिस्क है। प्रेफरेंस शेयर में भी फिक्स अमाउंट तक ही मिलता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स है उसको वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने कितनी प्रॉफिट अर्न की, उसको प्रॉफिट के बेस पर मिलता है। तो रिस्क देखेगा किस सोर्स में कितना रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग वो फंड रेज करेगा, और जहाँ पे कम से कम रिस्क हो वहाँ से वो फंड रेज करना चाहिए। डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, इसमें है ऑनरशिप। ऑनरशिप मैंने बताया था कि ऑनरशिप है, ऑनरशिप कि उस अगर कोई कंपनी न्यू शेयर्स लेती है तो जो उसका ऑनरशिप है उसको रिड्यूस हो जाता है। डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल यही बताता है, द चॉइस व्हाट सोर्स फ्रॉम विच फाइनेंशियल हैज टू बी अ प्रोसीड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट टू विच फर्म इज रेडी फॉर डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। मतलब ऑनरशिप कितनी डिक्रीज हो रही है, such as its existing equity shareholder are not willing to dilute the control and they enjoy, in such case the company may issue finance from source other than equity share company। देखिए सिंपल वे में ये समझिए कि जो अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में है और उसका अच्छा खासा ऑनरशिप है उस कंपनी में, अगर वो फर्दर किसी न्यू इश्यूज को बाय करेंगी तो उसका जो ऑनरशिप है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सिंपल वे में। 7th पॉइंट है क्रेडिट वर्दीनेस, कि जो कंपनी फंड रेज कर रही है उसका क्रेडिट, उसका क्या वो मार्केट में अच्छा प्ले कर रहा है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, तो वो देखा जाता है। देखते हैं इसको, टाइप ऑफ सोर्स फ्रॉम विच द फर्म रेज इट्स कैपिटल इफेक्ट इज क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में। हैंस द फर्म शुड चूज द सोर्स विच डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट इज क्रेडिट वर्दीनेस इन द मार्केट। वो एक कंपनी जो फंड रेज करेंगी किसी भी सोर्स से, तो ये देखेगी कि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसकी वो डिक्रीज ना हो, इंक्रीज हो, तो वो उस फंड से अपना फंड रेज करेगी उस सोर्स से। ठीक है, समझ आ गया सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईज ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंस। तो क्या है इसमें देखते हैं। इसमें ये है नॉर्मल कि अगर कोई भी कंपनी फंड रेज कर रही है तो उसमें कितनी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, हैवी इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए अगर कोई भी कंपनी फंड रेज कर रही है बट उसमें लीगल प्रोसीजर, कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ से बाय नहीं कर पाएंगी।
जहाँ पे बहुत कम था। मैंने आपको एक बताया कि एक जो है एक सोर्स का नाम बताया मैंने अपने स्लाइड्स में, प्रीवियस स्लाइड्स में, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उसका क्या है, ठीक है। और मैंने एक और होमवर्क दिया है कि आप सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आरबीआई एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, जैसे एलआईसी हो गया, यूटीआई, इनका फॉर्म और फुल फॉर्म लिखना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। ईज ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंस, मतलब कि अगर फंड रेज कर रहे हैं तो उसमें लीगल प्रोसीजर, कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी है वो फंड रेज करेंगी। जहाँ पे कम लीगल रिक्वायरमेंट्स, कम प्रोसीजर, कम कोड ऑफ कंडक्ट होगा, वहां से ज़्यादा फंड रेज करेगी। 9th पॉइंट है टैक्स एडवांटेज। टैक्स एडवांटेज क्या है कि अगर कोई कंपनी फंड रेज कर रही है, फंड को रेज कर रही है, तो उसमें क्या टैक्स एडवांटेज क्या है, मतलब उसमें टैक्स सेविंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रही तो उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्स पे करना पड़ता है कंपनी को। तो ऑलवेज कीप इन हिज माइंड दैट कि जो भी सोर्स मैं बाय कर रहा हूँ, जो भी सोर्स से मैं फंड रेज कर रहा हूँ, उसमें टैक्स सेविंग हो, ठीक है। अगर टैक्स सेविंग होगा तो वो अच्छा है उसके लिए, उस कंपनी के लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब कि अगर कोई कंपनी फंड रेज करती है तो कौन कौन सी चीजें अपने माइंड में रखना चाहिए वाइल रेजिंग द फंड, ठीक है। कौन कौन सी फैक्टर इफेक्ट करेंगी, ठीक है। आपको ये सब था, अगर समझ नहीं आया तो आप रिपीट पे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आज की चैप्टर 8 हुआ सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस वो मतलब होता है कि एक कंपनी अगर वो मार्केट में आई है तो वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फंड रेज कर सकती हैं अपने कंपनी को चलाने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए। तो इसके बारे में आपका सारा डिटेल में स्टडी किया हमने। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मुझे इस टॉपिक में समझ नहीं आया मैम, मैं फिर से समझा दूंगी, ओके। और तो और अगर आपको अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए वीडियोस को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ। और मुझे फॉलो करते रहिए, मैं सारे चैप्टर्स को डिटेल में स्टडी कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो हम आज की क्लास इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए आपकी एक ड्यूटी है कि आप मैंने जो भी होमवर्क दिया है उसको लिखिए, और अच्छे जो भी पॉइंट्स होता है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो अपने नोटबुक में लिखिए, ठीक है। और हमारे चैनल एड्यूग्रोन क्लासेस को, एड्यूग्रोन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तो और बेल आइकन नहीं दबाइए, ताकि जब भी मेरी वीडियोज आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ओके। ओके स्टूडेंट, सो टेक केयर योर हेल्थ एंड अच्छे से पढ़िए और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके जो फाइनल्स एग्जाम्स है उसमें गुड मार्क्स आ सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और हमेशा पढ़ते रहिए, और अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिए, ओके। ओके, थैंक यू, बाय।